गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी। और आज है 16 जुलाई, तो डिस्कस करेंगे 16 जुलाई के करंट अफेयर। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और चंद्रयान थर्ड के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी, ठीक है? तो आप ये मत सोचिएगा कि चंद्रयान थर्ड के बारे में डिटेलिंग नहीं है। चंद्रयान थर्ड के बारे में बहुत अच्छी सी डिटेलिंग करी गई है और मैं इसकी वीडियो आज अपलोड कर दूंगी, जिसमें चंद्रयान फर्स्ट और चंद्रयान सेकंड के बारे में भी थोड़ी जानकारी हमें देखने को मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं, मॉर्निंग का थॉट देखते हैं और उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास। देखिए, यहाँ पर आज बात करूंगी मैं एक्सपीरियंस के बारे में। जैसे जैसे हम किसी काम को करते जाते हैं वैसे वैसे हमें उसका एक्सपीरियंस होता जाता है। तो उससे क्या होता है, हमारी पावर भी बढ़ने लगती है, हमारा जो साहस है वो भी बढ़ने लगता है और साथ में ही हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी ग्रो करने लगता है, बढ़ने लगता है। तो इसीलिए किसी भी काम से घबराना नहीं है दोस्तों। उसको पहले करना है, करके देखना है, अनुभव प्राप्त करना है, एक्सपीरियंस लेना है और उसके बाद अपने डर को धीरे धीरे क्या करना है, ख़त्म कर देना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को और अनुभव लेते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं कि किसी भी काम को करने के बाद हमें जो पॉजिटिविटी मिलती है, हमें जो सीख मिलती है, वो जीवन भर हमारे काम आती है और हम उसको दूसरों को बताते चलते हैं अपने जीवन में। तो आइए स्टार्ट करें। और जो बात कर रहे हैं, वर्ल्ड स्नेक डे के बारे में बात कर रहे हैं, यानी विश्व सर्प दिवस के बारे में बात कर रहे हैं, जो हर साल 16 जुलाई को क्या करा जाता है, मनाया जाता है। जैसा कि हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि सांपों को लेकर या जो स्नेक्स होते हैं उनको लेकर हम पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे मिसकॉन्सेप्शन बने हुए हैं लोगों के दिमाग में कि बहुत डरावने होते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि जितने भी सांप है दुनिया में उसमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें कोई भी विष नहीं होता है। तो इसीलिए 16 जुलाई को वर्ल्ड स्नेक डे मनाया जाता है, जिससे कि हम सांपों की प्रजातियों को समझें और उनके प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके। ओके। और जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं स्नेक्स के बारे में पूरी दुनिया में लोगों के अंदर, लोगों के मन में, उसको ख़त्म किया जा सके। ओके। देखिए, यहाँ पर जो बात कर रही हूँ मैं किसके बारे में, गोल्डन पिकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड के बारे में। गोल्डन पिकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड के बारे में बात कर रही हूँ। साथ में मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये जो अवार्ड है ये किसके लिए दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है, इन सब के बारे में। तो ये जो अवार्ड है ये दिया जा रहा है अडानी ग्रुप की, जो अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड है, उसको दिया जा रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से, इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से गोल्डन पिकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड दिया जा रहा है भारतीय कंपनी अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को। और ये किस लिए दिया जा रहा है, तो पावर ट्रांसमिशन सेक्टर के लिए, पावर ट्रांसमिशन सेक्टर के लिए दिया जा रहा है। अच्छा, आप ये मत समझिए कि ये अवार्ड ऐसे ही दिया गया है, नहीं। इसके लिए आवेदन लिए गए थे, यानी कि लोगों से एप्लीकेशन लिए गए थे, कंपनियों से एप्लीकेशन लिए गए थे और लगभग 520 एप्लीकेशन आए थे। और एक जूरी बनाई गई थी जिसमें भारत के जो रिटायर्ड, जो भारत का हमारा सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज थे इसके इस समिति के अध्यक्ष थे और साथ में ही मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय आयोग के जो रिटायर्ड अध्यक्ष थे वो लोग भी इसमें शामिल हुए थे इस जूरी समिति में। तो इस पूरी समिति ने डिसीजन लिया और डिसीजन लेने के बाद में गोल्डन पिकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड दिया है किसे, जो अडानी ग्रुप समूह है, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को दिया गया है पावर ट्रांसमिशन सेक्टर के लिए। आइए अब इसके बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो गोल्डन पिकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड दिया गया है, इसमें एक शब्द आ रहा है, आप देख रहे होंगे, एनवायरनमेंट। यानी ऐसी कंपनी जो एनवायरनमेंट का ध्यान रखकर काम कर रही है उसको दिया जाएगा। सीधी सी बात है, यहाँ से निकल कर आती है। अब देखो, जो अडानी ग्रुप को दिया गया है वो क्यों दिया गया है, उसके पीछे का रीज़न देख लेते हैं। सबसे पहली बात, हमें ये जानना पड़ेगा कि अडानी जो इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड है, अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड है जो मुंबई में स्थित है, ठीक है? तो उसकी एक ब्रांच है जिसका नाम है B2C। क्या नाम है? B2C, एक उसकी ब्रांच है इस लिमिटेड की। तो यहाँ पर जो बिजली का उत्पादन हो रहा था, जो बिजली को बेचा जा रहा था या खरीदा जा रहा था, तो बिजली के उत्पादन में अधिकतर रिन्यूएबल एनर्जी का प्रयोग किया गया था। रिन्यूएबल एनर्जी का प्रयोग किया गया था जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँच सके। और साथ में सिंगल यूज प्लास्टिक, आप देख सकते हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री, वाटर पॉजिटिव संचालन, और इसके अलावा जो लैंड लैंडफिल में ज़ीरो वेस्ट,
तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड दिया गया है। किसे दिया गया है? अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को, ओके, जो पावर ट्रांसमिशन सेक्टर से रिलेट करता है। अच्छा, साथ में आपको बता दूं कि इस्पात के लिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, तो इसको 2021 से लगातार तीसरी बार गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड दिया गया है। गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड दिया गया है लगातार 3 बार से इस्पात के क्षेत्र में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, जिसे हम सेल कहते हैं, इसको दिया गया है। ओके। अच्छा, जो अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड है, इसके प्रबंध निदेशक यानी कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, सीईओ है, वो कौन है? तो अनिल सरदाना है। कौन है? अनिल सरदाना जी हैं। ओके, क्लियर। तो हमने बात कर ली गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड के बारे में। देखिए, जो हमारे देश के सहकारिता मंत्री हैं और गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, ठीक है, तो अमित शाह जी के द्वारा एक राष्ट्रीय मेगा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया है एफपीओ पर। एफपीओ मतलब किसान उत्पादक संगठन, ठीक है, किसान उत्पादक संगठन पर, यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन पर एक राष्ट्रीय मेगा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया है केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। अब पहले थोड़ा इसको समझते हैं, कब किया गया है? 14 जुलाई को किया गया। कहाँ पर किया गया? न्यू दिल्ली में किया गया। अच्छा, जब ये कॉन्क्लेव किया गया तो इसमें अमित शाह जी के द्वारा ये बोला गया कि अभी भारत में क्या किया जाएगा? लगभग 1100 नए एफपीओ का गठन किया जाएगा, यानी 1100 किसान उत्पादक संगठन का निर्माण किया जाएगा। और साथ में ये भी विजन दिया गया कि 2027 तक, कब? 2027 तक लगभग 10,000, कितना? 10,000 एफपीओ का निर्माण कर लिया जाएगा। और इसके लिए जो पैसा है वो आवंटित कर दिया गया है। कितना आवंटित किया गया है? तो 6,900 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए हैं, यानी कि बांट दिए गए हैं। ठीक है। अच्छा, एफपीओ देखो किसान उत्पादक संगठन है, तो निश्चित सी बात है कि इसमें किसानों से रिलेटेड बात की जाएगी। किसानों की जो उत्पादकता है, उत्पादकता के बाद उनका जो मैनेजमेंट करना होता है, उसको जो संभाल कर रखना होता है, कि किसानों को जो ऋण देना होता है, इन सब के बारे में बात करी जाएगी, है ना। तो हमने बात कर ली राष्ट्रीय मेगा कॉन्क्लेव के बारे में, जो एफपीओ पर आयोजित करी गई थी नई दिल्ली में 14 जुलाई को। ओके। अच्छा, देखो किसान उत्पादक संगठन, आओ समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले तो किसान उत्पादकों के द्वारा गठित किया गया एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करता है, सहकारिता के क्षेत्र में काम करता है, यानी मिलकर काम करता है। इसका उद्देश्य ये है कि जो छोटे किसान हैं उनको किस तरीके से सहायता पहुंचाई जाए। अब देखो इसमें क्या क्या है। इसमें यह है कि जो इनपुट की आपूर्ति की जाए। इनपुट की आपूर्ति का मतलब क्या है? कि खेती के लिए जो भी सामान चाहिए होता है उसको उसको पूरी तरीके से प्रोवाइड कराया जाए। तकनीकी सहायता प्रोवाइड कराई जाए। अगर पैसे की ज़रूरत है तो उसको ऋण के रूप में या जैसे भी है उसको प्रोवाइड कराया जाए। और इसके बाद जो भी उत्पादन हो रहा है उसके लिए प्रॉपर उसके भंडारण की व्यवस्था करी जाए और उसको मार्केट तक पहुंचाया भी जाए। तो यानी कि आप देख सकते हैं कि जो किसान उत्पादक संगठन है, यानी जो एफपीओ है, वो कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है किसानों की जिंदगी के लिए। ओके, क्लियर। आइए बात करते हैं तमिलनाडु का एक पान है उसके बारे में, जिसको जीआई टैग दिया गया है। तमिलनाडु का आथुर पान है। ये कहाँ पर पाया जाता है? तो तमिलनाडु में एक जिला है, तमिलनाडु का डिस्ट्रिक्ट है, जिसका नाम है थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पर? थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पर आथुर पान के पत्ते पाए जाते हैं। और इसका लगभग 500 एकड़ में इसकी खेती करी जाती है। और एक संस्था है ना, एक संस्था है जो पूरी तरीके से इस पान का उत्पादन करती है। तो इस पान को जीआई टैग दिया गया है, किसके द्वारा? तमिलनाडु राज्य कृषि विपणन बोर्ड और नाबार्ड मदुरै एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन फोरम के द्वारा। ठीक है। अब जो संस्था है उसका नाम जान लेते हैं। तो संस्था का नाम है आथूर बट्टारा वेत्रिलई विवास यीगल संगम। ठीक है। तो ये संस्था है जो आथुर पान का उत्पादन करती है। 500 एकड़ में इसकी खेती करी जाती है और स्पेशली इसको भौगोलिक टैग दिया गया है। ठीक है। अच्छा, देखो इसको भौगोलिक टैग अगर दिया गया है तो निश्चित सी बात है कि इसमें कुछ खास बात होगी। सबसे खास बात यह है कि इसका एक ऐतिहासिक महत्व है तमिलनाडु के इतिहास के लिए, तो भारत के इतिहास के लिए भी इसकी एक महत्वता देखने को मिल जाती है।
साथ में ही इसका जो स्वाद है बिल्कुल मसालेदार और तीखा स्वाद आपको देखने को मिलेगा। और इस ये जो पान के पत्ते हैं, इसका कहाँ पर यूज़ किया जाता है? इस पान के पत्ते का यूज़ आप देखेंगे तो शादी में, पूजा स्थलों पर यूज़ किया जाता है या गृह प्रवेश के टाइम पर इस्तेमाल किया जाता है। लोग खाने के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, क्लियर। अच्छा, जो थुथुकुडी जिला है वहां पर एक नदी है, थमीरा बरानी नदी। क्या नाम है? थमीरा बरानी नदी। तो इसके किनारे ही इसका उत्पादन किया जाता है। ओके। अच्छा, सबसे पहले जो, अगर आपका इसका हिस्टोरिकल फैक्ट देखना चाहेंगे और इतिहास में अगर इस आथुर पान को देखना चाहेंगे तो वो कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? तो तमिल संस्कृति में जो आथुर सुपारी है या आथुर पान है, इसका सांस्कृतिक महत्व है। ये आपको 13वीं शताब्दी की एक बुक है, ठीक है, 13th जो सेंचुरी है उसकी एक बुक है जिसका नाम है द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो। द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो, जिसको द वेनेटियन भी कहा गया है, उसमें आपको आथुरपान का जो उल्लेख है वो देखने को मिल जाएगा। ओके। अच्छा, भौगोलिक संकेत या जीआई टैग क्या होता है? तो देखो, भौगोलिक संकेत या जीआई टैग कब दिया जाता है? किसी पर्टिकुलर भौगोलिक क्षेत्र का कोई ऐसा उत्पादन, कोई ऐसा प्रोडक्ट जो उसकी विशेषता बताता हो उस क्षेत्र की, और साथ में ही उसका एक महत्व हो, उसकी क्वालिटी हो। तो पूरी दुनिया में और पूरे भारत में उस वस्तु को पहचान देने के लिए, उस पर्टिकुलर भौगोलिक क्षेत्र को पहचान देने के लिए, उसके उत्पादन को और साथ में उसके व्यापार को बढ़ाने के लिए ही भौगोलिक संकेत या जीआई टैग प्रदान किए जाते हैं। जैसा कि हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि पहली बार जो ये जीआई टैग है वो दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को। किसको दिया गया था? दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। अच्छा, ये जो जीआई टैग दिया जाता है, इसकी जो रजिस्ट्री है वो कहाँ पर कराई जाती है? तो चेन्नई में जो जीआई टैग की रजिस्ट्री कराई जाती है भारत में। ओके, क्लियर हो गई बात ये। देखो, यहाँ पर तमिलनाडु के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तमिलनाडु का मैप जब आप भारत को देखना चाहोगे तो बिल्कुल दक्षिणी हिस्से में यहाँ पर आप देख सकते हो, तमिलनाडु आपको देखने को मिल जाएगा। हिंद महासागर है, श्रीलंका है, ठीक है, और यहाँ पर आपको पता है कि केरला है, यहाँ पर महाराष्ट्र है, और इधर आपको आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका देखने को मिलेगा। ओके। देखो, तमिलनाडु को बिल्कुल पहले क्या कहा जाता था? मद्रास के नाम से हम तमिलनाडु को जानते हैं। स्पेशली द्रविड़ संस्कृति के लिए, तमिल संस्कृति के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा है ये, ठीक है। और लगभग तमिल संस्कृति से रिलेटेड लगभग 63 मिलियन जो लोग हैं वो यहाँ पर तमिलनाडु में रहते हैं। तमिलनाडु की कुछ भौगोलिक विशेषताएं हैं जिसके बारे में हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। देखो, तमिलनाडु को अगर आप देखना चाहोगे तो आप, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि बिल्कुल दक्षिणी हिस्से में है, और यहाँ पर जो 3 पहाड़ियाँ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो कौन कौन सी हैं? तो देखो, एक नीलगिरी की पहाड़ी आपको देखने को मिलेगी, और एक अनामलाई की पहाड़ी देखने को मिलेगी, और एक पहाड़ी पलानी की पहाड़ी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। नीलगिरी, अनामलाई और पलानी की पहाड़ी आपको देखने को मिलेगी। और जो दक्षिणी भारत है उसकी सबसे ऊंची चोटी किसे कहा जाता है? तो डोड्डा बेट्टा को कहा जाता है। जो डोड्डा बेट्टा है वो भी नीलगिरी पहाड़ी में ही आपको देखने को मिलेगी, जो जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र तल से 2640 मीटर की ऊंचाई आपको इसकी है, डोड्डा बेट्टा की, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पहाड़ी कही जाती है, जो नीलगिरी पहाड़ी का ही एक हिस्सा है, नीलगिरी पहाड़ी की ही एक चोटी है। ओके। अच्छा, जो पलानी पहाड़ी है वहां पर एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है जिसका नाम है कोडाई कनाल। तो कोडाई कनाल एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। कहाँ पर है ये? तो पलानी की पहाड़ी में है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो जो तमिलनाडु है वो 11वां सबसे बड़ा स्टेट है भारत का, और अगर आबादी की दृष्टि से देखा जाए तो छठा सबसे बड़ा स्टेट है भारत का। ओके। और यहाँ पर जो कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट है वो सबसे ज़्यादा आपको बड़ा, एरिया के वाइज अगर मैं बात करूँ, एरिया वाइज, तो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो कांचीपुरम। कांचीपुरम वही स्थान है जहाँ की साड़ियाँ बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ओके। और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस डिस्ट्रिक्ट का है? तो चेन्नई की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ की जो प्रसिद्ध नदी है वो कौन सी है? तो कावेरी नदी है। कावेरी नदी लगभग आपको 760 किलोमीटर लंबी आपको यहाँ पर मिलेगी। ओके, क्लियर। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी फ्रांस की यात्रा पर गए थे, हम सबको बहुत अच्छे से पता है। तो वहां पर उन्होंने घोषणा भी करी है। उन्होंने क्या घोषणा करी है? उन्होंने बोला है कि जो फ्रांस का दक्षिणी शहर है जिसका नाम है मार्सिले, क्या नाम है? मार्सिले। तो यहाँ पर एक वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा भारत की तरफ से। ओके। क्या खोला जाएगा? एक वाणिज्यिक दूतावास खोलने की बात कही गई है फ्रांस के दक्षिणी शहर मार्सेले में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। फ्रांस की राजधानी पेरिस, मुद्रा यूरो, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, और प्रधानमंत्री कौन है? तो एलिजाबेथ बोर्न यहाँ के प्रधानमंत्री हैं।
अच्छा, साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए हैं फ्रांस, तो वो सबके लिए उपहार लेकर गए। निश्चित सी बात है कि आप जाओगे तो खाली हाथ तो जाओगे नहीं, कुछ लेकर जाना होता है। तो ये उपहार के रूप में क्या लेकर गए, तो फ्रांस के जो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो है उनको चंदन का सितार दिया है। उनकी जो वाइफ है ब्रिगिट मैक्रो, उनको एक सैंडवुल बॉक्स दिया है। किसका, तो पोचमपल्ली इकट का। ठीक है। और उसके बाद वहां के प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न को उन्होंने संगमरमर की मेज गिफ्ट करी है। इस तरीके से ये कई सारे गिफ्ट लेकर गए हैं फ्रांस के जो नेता हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, जो राष्ट्रपति हैं, उनकी वाइफ हैं, वहाँ के अध्यक्ष हैं असेंबली के, उनके लिए। ओके। आइए नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में। एक भारत अभियान चलाया जा रहा है, भारत नामक एक अभियान चलाया जा रहा है। किसके द्वारा, तो हमारे देश के जो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव हैं मनोज आहूजा, उनके द्वारा। ठीक है। और ये 1 महीने के लिए चलाया जाएगा, 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त 2023 तक के लिए चलाया जाएगा। और इसका मोटिव ये है कि लगभग 7,200 करोड़ रुपए इकट्ठे किए जाएं। 7,200 करोड़ रुपए इकट्ठे किए जाएं। अच्छा, ये किसके तहत इकट्ठे किए जाएंगे, या किसके तहत इकट्ठे किए जाएंगे, या किसके तहत ये चलाया जा रहा है, तो ये चलाया जाएगा एग्री इंफ्रा फंड के तहत। एग्री इंफ्रा फंड के तहत बैंकों के लिए भारत अभियान चलाया जा रहा है। ये 1 महीने के लिए चलाया जाएगा, 15 जुलाई से 15 अगस्त तक के लिए चलाया जाएगा। और इसका मोटिव ये है कि 7,200 करोड़ रुपए इकट्ठे किए जाएं। ओके। अच्छा, जब ये जो मीटिंग करी गई वर्चुअली करी गई, और वर्चुअली मीटिंग करी गई, तो इसमें कौन कौन लोग शामिल हुए ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो इसमें देखो, स्पेशली जो बैंक है, पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं, या फिर जो प्राइवेट बैंक है, उनके एमडी, अध्यक्ष, और इसके अलावा जो सहकारी बैंक है, तो लगभग ऐसे 100 अधिकारी मौजूद थे इस मीटिंग में। क्लियर, बात समझ में आ गई। ओके। तो हमने बात कर ली किसके बारे में, भारत जो अभियान चलाया जा रहा है उसके बारे में, जो 15 जुलाई 2023 से 15 अगस्त 2023 तक चलाया जाएगा। अच्छा, जो कृषि अवसंरचना कोष है उसके बारे में जानकारी लेते हैं, जिसको हम AIF कह रहे हैं। कृषि अवसंरचना कोष के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो इसको स्टार्ट किया गया था 2020 में। कभी स्टार्ट कर दिया गया था, 2020 में स्टार्ट कर दिया गया था। इसका मोटिव ये है कि जो जो किसान है, अगर वो खेती कर रहे हैं, उनको पैसे की ज़रूरत है, तो उनको ऋण दिया जाए और ब्याज में छूट दी जाए। ठीक है। और उनको सहायता जो राशि है वो भी प्रदान किया जाए। अच्छा, ये जो फाइनेंशियल ईयर 2020 से इसको स्टार्ट किया गया, और ये बोला गया है कि 2032 तक इसको लगभग 10 से लेकर 12 साल तक इसको चलाया जाएगा। किसको, AIF को, यानी कृषि अवसंरचना कोष योजना को। जिसका मोटिव ये है कि बैंकों से पैसा लिया जाए, बैंकों से कहा जाए पैसे इकट्ठे करें, और फिर उसको जो है ऋण के रूप में किसानों को दिया जा सके। क्लियर। अच्छा, कृषि अवसंरचना जो कोष है उसका लाभ क्या क्या है, तो देखो, सबसे पहले तो ये लाभ है कि जो ब्याज है उसमें आपको छूट मिलेगी। अगर 2 करोड़ रुपए तक की सीमा का ऋण कोई लेता है, तो उसको हर साल ब्याज पर लगभग 3% की छूट मिलेगी। क्रेडिट गारंटी कवरेज मिलेगा। FPO का निर्माण किया जाएगा, FPO का लाभ भी मिलेगा, जिसके तहत जो क्रेडिट गारंटी कवरेज है उसका लाभ उठा सकते हैं FPO के तहत। ठीक है। तो इस तरीके से कई सारे ऐसे प्रॉफिट हैं जो कृषि अवसंरचना के माध्यम से जो भारत के किसान हैं उनको दिया जा सकता है। ओके, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, G20 का जो तीसरा शेरपा बैठक है वो भारत में कहाँ पर हुई है, तो कर्नाटका के हम्पी में। अच्छा, हम्पी के बारे में बात करते हुए मैं आपको बता दूं कि विजयनगर साम्राज्य में हम्पी का एक बहुत ही ऐतिहासिक महत्व हमें देखने को मिलता है। और विजयनगर साम्राज्य के बारे में बात करूं तो 1336 से लेकर 1646 तक का जो टाइम है वो विजयनगर साम्राज्य के उत्थान का टाइम है, जिसमें हम्पी का एक ऐतिहासिक महत्व है। कर्नाटका में स्थित है, इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है, और तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। क्लियर, बात समझ में आ गई इतनी सी। तो देखो, जो ये तीसरी बैठक हुई है कर्नाटका के हम्पी में हो रही है, 3 दिन तक चलेगी, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो इसकी अध्यक्षता अमिताभ कांत कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, अमिताभ कांत जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता करी जा रही है। अच्छा, इसमें क्या है, देखो, इसमें यह है कि पहली और दूसरी जो बैठक हुई थी उसमें जो भी निर्णय लिए गए हैं उन मुद्दों पर डिस्कस किया गया कि किस तरीके से, जैसे कि जलवायु वित्त है, पर्यावरण है ना, हरित विकास का जो मुद्दा है, सतत विकास के जो लक्ष्य हैं, तकनीकी जो परिवर्तन है,
तो इन सब बातों को लेकर किस तरीके से सुधार किया जा सकता है, पॉलिसी बनाई जा सकती है, कैसे एक दूसरे की हेल्प की जा सकती है, कैसे एक दूसरे का सहयोग किया जा सकता है, इन सब बातों को लेकर डिस्कशन किया गया है। इसमें G20 शेरपा की जो तीसरी बैठक हुई कर्नाटका के हम्पी में, वहां पर जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई है, तो अमिताभ कांत जी के द्वारा करी गई है। विजयनगर साम्राज्य हम्पी से रिलेट करता है, और मैं आपको बता दूं कि मतलब जो हम्पी है वो विजयनगर साम्राज्य से रिलेट करता है, इसकी एक ऐतिहासिक महत्ता है। ठीक है, आइए कर्नाटका के बारे में जानकारी लें। कर्नाटका भारत के दक्षिणी हिस्से में आपको जैसा कि देखने को मिल रहा है। कर्नाटका का जो सबसे ज्यादा फेमस जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है, तो बेंगलुरु। कौन सा है, बेंगलुरु। बेंगलुरु को हम सिलिकॉन वैली के नाम से भी जानते हैं भारत के, और साथ में ही इसको ये कहते हैं कि प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का और नए विचारों का एक हब है बेंगलुरु। ओके, यहाँ पर कन्नड़ जो भाषा है वो आधिकारिक भाषा के रूप में है। यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन है, तो सिद्धारमैया जी हैं। राज्यपाल थावर चंद्र गहलोत हैं। आधिकारिक पशु भारतीय हाथी। आधिकारिक पक्षी भारतीय रोलर। आधिकारिक नृत्य यक्षगान। यक्षगान कर्नाटका का है, जरूर याद रख लेना, एग्जाम में पूछा जाता है। और आधिकारिक गीत कौन सा है, तो जया भारत जननिया तनुजते यहाँ का एक आधिकारिक गीत है राज्य का, कर्नाटक राज्य का। ओके, क्लियर हो गई बात। आइए नेक्स्ट बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया का जो केंद्रीय बैंक है ऑस्ट्रेलियाई रिजर्व बैंक। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियाई रिजर्व बैंक की पहली महिला गवर्नर के रूप में किसको नियुक्त किया गया, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, जान लेते हैं, तो मिशेल बुलॉक। देखो एग्जाम में मैं आपको पहले ही बताती हूँ कि कोई भी ऐसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय लेवल की कोई भी घटना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जो पहली बार होती है। तो ऑस्ट्रेलियाई रिजर्व बैंक की पहली महिला गवर्नर के रूप में नियुक्ति करी गई है मिशेल बुलॉक की। ठीक है, इनका नाम याद रख लेना, और साथ में मैं आपको बता दूं कि इनका जो कार्यकाल है वो 7 साल तक चलेगा। कब तक चलेगा, 7 साल तक इनका कार्यकाल चलेगा। और इनके नाम की घोषणा किसके द्वारा करी गई है, तो प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के द्वारा करी गई है ऑस्ट्रेलिया के, और साथ में ही ऑस्ट्रेलियाई जो कोषाध्यक्ष हैं जिम चार्ल्स, उनके द्वारा इनके नाम की घोषणा करी गई है। इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है मिशेल बुलॉक। ओके, तो इस सेशन में इतना ही दोस्तों, फिर कल मिलेंगे नए सेशन के साथ, नए विचारों के साथ, नए न्यूज़ के साथ में। तब तक टेक केयर, खूब खुश रहिए, खूब जीवन में आगे बढ़ते रहिए, और खूब मेहनत करते रहिए। और प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और अगर कुछ आपके कमेंट हैं, कुछ सुझाव हैं, तो वो ज़रूर मेरे से शेयर करिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।